Welcome or welcome back to our channel. Hope you all doing fine. I am back with a very new chapter, that's the chemical bonding, जो बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है. ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी है, कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह पे खाली उनके जो है बेसिक पार्ट जो है पता होने चाहिए. आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं होंगे. वो अच्छे क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट से ही मिलके बने होते हैं. तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करेंगे. ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 है. मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको डिवाइड करा है. पार्ट 1 में सिर्फ हम लोग बेसिक बातें करेंगे. पार्ट 2 से इस चैप्टर के जो थ्योरीज हैं आपकी सारे वीबीटीवी एससीपीआर मोटी बाकी जितने भी जो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं सब कुछ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक इस चैप्टर की बातें करेंगे, लेकिन उस एडवांस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको पहले बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो है सारी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ पाओगे. तो इसके हम यहाँ पर अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं. अब देखो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग. बॉन्डिंग क्या होती है भाई? इंसान है, इंसान बॉन्डिंग करता है. वैसे ही एक एटम और मॉलिक्यूल है, वो भी जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं. क्यों? उनके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जो थे कॉसल एंड लुइस. कौन से साइंटिस्ट थे? कॉसल एंड लुइस. इन्होंने अपना डॉट स्ट्रक्चर दिया. इन्होंने बताया कि बॉन्डिंग आखिर हो कैसे रही है और बॉन्डिंग क्यों हो रही है. इन्होंने एक रूल दिया जिसको इन्होंने बोला ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या था? इन्होंने कहा कि जैसे ही जो हमारे एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं. हालांकि ये बाद में डिस्कार्ड हो गया था, लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं. ऑक्टेट रूल क्या होता है? मतलब इनकी जो आखिरी शेल है, बैलेंस शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अगर इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बैलेंस शेल में तो ये क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे. ये क्या कहते हैं, काश अगर मैं 8 होता तो मैं क्या होता, हैप्पी होता. मतलब हर एटम चाहता है कि उसकी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं. तो ये चाहते हैं काश मैं अगर 8 होता तो हैप्पी होता. वैसे ये क्लोरीन है. क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, क्या होता है, 287. क्या होता है, 287. तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ये तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप लोग छोटी क्लासेस में सीखते हो, है ना. जो हमने ऑर्बिटल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा है. वो आपको देखना हो तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख सकते हो और पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया है वो. तो देखो अभी हम यहाँ पे बेसिक वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसकी बात करते हैं. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ऊपर बढ़ेंगे. तो देखो 287 इसका होता है. बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये देखो हमने 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल बना दिए और दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिए मैंने? 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने? 7 इलेक्ट्रॉन्स. वैसे ही इस वाले क्लोरीन के पास भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये क्या चाहते हैं, काश मैं 8 होता तो मैं हैप्पी होता. इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू गेन स्टेबिलिटी. इफ दे विल बी स्टेबल तो दे विल बी हैप्पी. काश मैं 8 होता तो मैं स्टेबल होता तो मैं हैप्पी होता, है ना. तो ये क्या चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए इनके पास. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक दूसरे से डील करी कि एक तुम दे दो एक मैं दे देता हूँ. अपने ही एक दोस्त को ले आए क्लोरीन को, कहते एक तुम दे दो एक मैं दे देता हूँ तो हमारे पास 8 हो जाएंगे. तो इन्होंने क्या करा, शेयर करा. इन जब तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती तो क्या करते हो, शेयर करते हो. पेन नहीं होता तो पेन शेयर करते हैं, है ना. तो इन्होंने क्या करा, शेयरिंग करी. तो जब इन्होंने शेयरिंग करी इन दोनों को आपस में क्या मिल गए, एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए. एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया एक इसने दे दिया और दोनों ने आपस में क्या कर दिया, शेयर कर लिया. अब इनके इलेक्ट्रॉन्स गिनो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसके पास भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8. 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गए, दोनों हैप्पी हो गए. इन्होंने आपस में क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली. अब ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर देखते हैं N2 का. N2 का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो N2 का देखते हैं यहाँ पे. N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2,5. मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो देखो 1 2 3 4 और 5. दूसरे वाले का भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5. तो ये देखो ये हमने बना लिया. अब देखो ये क्या करेंगे, इन दोनों के पास 5 5 है, इनको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. कितने इलेक्ट्रॉन से 5 हैं, 3 और चाहिए. तो ये 8 हो जाएंगे. 8 हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे. स्टेबल हो जाएंगे तो हैप्पी हो जाएंगे. तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करी, शेयरिंग करा ली. ये ऐसे ऐसे इनकी हो गई शेयरिंग. इधर वाले ने भी इसके इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर ली, शेयरिंग कर ली. ये
शेयरिंग हो गई इनकी। तो इन दोनों ने अपने अपनी शेयरिंग कर ली। अब देखो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना? ट्रिपल बॉन्ड बना। इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और Cl2 के बीच में कैसा बॉन्ड बना था? सिंगल बॉन्ड बना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन गया। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक सी बात जो कि कॉसल लुईस अप्रोच थी। अब हम देखते हैं ये अप्रोच जो है आप सारे स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं बना सकते। आप सब स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर है जैसे CO2 का स्ट्रक्चर, आप CO2 का स्ट्रक्चर इसके बेसिस पे नहीं बना सकते। तो एक नई अप्रोच सीखते हैं कैसे हम स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, है ना। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, आप सारे स्ट्रक्चर्स इनको इससे इस फॉर्मूले से भी नहीं बना सकते, पर मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स आपके इस फॉर्मूले से बन जाएंगे। बाकी के स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अभी बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर बनाना है हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालो। पहले तो कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो बॉन्ड्स निकालोगे कि आखिर उसमें कितने बॉन्ड्स हैं उस स्ट्रक्चर में, है ना। तो आप क्या करोगे? आपको CO2 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो CO2 के लिए पहले निकालो कि कितने बॉन्ड्स होते हैं CO2 में। तो देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे? टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायर्ड कितने होते हैं सबको? इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, अभी हम ऑक्टेट रूल की बात कर रहे हैं। ऑक्टेट रूल में क्या होता है? अगर 8 होगा तो स्टेबल होगा, तो हैप्पी होगा। तो यहाँ पे टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? CO2 में देखो कितने एटम्स है? 2 O के एटम्स हैं, 2 O के एटम्स और एक C का एटम है, 3 एटम्स हैं। तो टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे? 8 इंटू 3 कितना होगा? 24 होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, COO, C के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8, O के पास 8, O के पास 8, तो 8 इंटू 3 हो गया। तो मैंने 8 इंटू 2 O के लिए लिखा है और 8 वाला एटम, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने C के लिए लिखे हैं। बात एक ही है, 8 इंटू 3 लिखो या 8 प्लस 8 इंटू 2 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 24 इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर्ड है, ये इसकी इच्छा है कि मेरे पास काश इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, पर असलियत क्या है इसकी? ये तो इसकी इच्छाएं हैं, पर असलियत तो कुछ अलग है ना। असलियत क्या है? असलियत में C की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस शेल में 2,4 होता है। C तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। O के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितना होता है O का कॉन्फ़िगरेशन? 2,6 होता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और O के एटम कितने हैं? O के एटम 2 हैं, तो 2 इंटू 6 कर देंगे। O के एटम कितने? CO2 में 2 O है ना, तो 2 इंटू 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4 C के हो जाएंगे और 12 किसके हो जाएंगे? दोनों O के मिला के हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16 हो गए। तो अब देखो दोनों को माइनस करके अपॉन 2 कर दो। कितनी इच्छाएं थी उसकी? 24 की इच्छा थी कि काश सबके पास 8-8 होते। इच्छा क्या थी? 24 की। 24 माइनस 16 अवेलेबल, रियलिटी क्या थी कि 16 ही थे, अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 24 माइनस 16 8, अपॉन 2 4 बॉन्ड्स। तो मतलब कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? C। अब 4 बॉन्ड कैसे बनाओगे? 2 बॉन्ड इधर बना दो ओके, और 2 बॉन्ड इधर बना दो ओके। ऐसे ही तो 4 बॉन्ड बनेंगे, और कोई भी तरीके से नहीं बन सकता, ये करके देख लेना। और बस यही ऐसे ही बन सकता है। और कैसे बनाओगे? ऐसे तो बना नहीं दोगे 4 बॉन्ड, ऐसे तो 4 बॉन्ड कभी बनेंगे नहीं, हो वैसे भी 2 एटम्स हैं ओके, कैसे बनाओगे? तो ये बन गया हमारा CO2 का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं ऐसे ही जो है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ओजोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो। तो ओजोन का एग्जाम्पल लेते हैं। ओजोन में कितने हैं? 3 O हैं, तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 इंटू 3 होंगे, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। अवेलेबल, असलियत क्या है इसकी? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? O के पास अभी बताया 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,6 ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो 6 इंटू 3 करो तो कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18। अब 24 माइनस 18 कर दो अपॉन 2, जो फॉर्मूला था हमारा 24 माइनस 18 अपॉन 2, यहाँ पे था टोटल रिक्वायर्ड माइनस अवेलेबल अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये? 6 अपॉन 2, तो कितना आएगा ये? 3 आएगा। मतलब कितने बॉन्ड होने चाहिए? 3 बॉन्ड होने चाहिए। तो अब ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये देखो O और O 3 एटम है ओके। अब हमें 3 बॉन्ड लगाने, 3 बॉन्ड कैसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे 3 बॉन्ड, तो इसके पास कहाँ गया? यहाँ का बॉन्ड क्या गायब कर दिया? नहीं, तो ये हमारा गलत है, ऐसे तो नहीं बनेगा ये। तो कौन से तरीके से बनेगा? अब देखते हैं दूसरा तरीका, ये बनाते हैं हम दूसरे तरीके से। 3 O के एटम्स हैं, कैसे बनाएंगे? अब
यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे 1 बॉन्ड लगा देते हैं, तो ये बन गया। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक जो ओजोन है इसमें एक बॉन्ड होता है जो कि होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे भी, और ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्पीशीज में पाया जाता है। तो आपको ओजोन का याद रखना पड़ेगा पहले तो, कि ओजोन में क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये बन गया हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं फॉर्मल चार्ज पे। किस पे आ जाते हैं? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? जो चार्ज एटम पे प्रेजेंट होता है। तो देखो, हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया जाता है, तो क्वेश्चन आता है, चाहे आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो, चाहे स्कूल का पेपर लिख रहे हो, चाहे नीट का पेपर लिख रहे हो, आपके पास ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फॉर्मल चार्ज बताओ। तो देखो, फॉर्मल चार्ज जितने होने चाहिए माइनस जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उसके होने चाहिए, मतलब जितनी वो इच्छा रखता है, और जो उसकी असलियत है, दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ऊपर क्या करा था? नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने के लिए जितने उसकी इच्छा थी, टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस अवेलेबल अपॉन 2 करा था। फॉर्मल चार्ज में अपॉन 2 नहीं करना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए माइनस जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे करेंगे। तो देखो, एग्जाम्पल लिया है मैंने, अजाइड आयन का एग्जाम्पल लिया। अजाइड आयन क्या होता है? N3 माइनस होता है। अजाइड आयन क्या होता है? N3 माइनस। तो इसका एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो देखो, अजाइड आयन में कैसे निकालोगे? ये पहला एन का एटम है, मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 और 3। पहला एन का एटम, दूसरा एन का एटम, तीसरा एन का एटम। तो देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पे हमारे जो एन है, इसका मैंने स्ट्रक्चर तो बना दिया है अजाइड आयन का। अजाइड आयन का स्ट्रक्चर आप ऊपर वाले बॉन्ड्स के फॉर्मूले से भी निकाल के बना सकते हो, ये आपका होमवर्क है। और मुझे बताना कि आंसर आया कि नहीं आया। अजाइड आयन का स्ट्रक्चर आप ऊपर वाले फॉर्मूले से बना सकते हो, मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। होने कितने चाहिए? 2,5 की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है कॉन्फ़िगरेशन? 2,5 की होती है। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके पास हैं कितने? 1 2। देखो, बॉन्ड के इस तरफ वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। ये फर्स्ट वाला एन का एटम है, तो बॉन्ड के इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, ये बस ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने हैं? 6। और होने कितने चाहिए थे? 5। 5 माइनस 6 -1 का फॉर्मल चार्ज है। कितने का फॉर्मल चार्ज है? -1 का। बीच वाले पे देखते हैं। अब बीच वाले के एटम्स कैसे काउंट, इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करोगे? जो इसके पास वाले हैं सिर्फ वही काउंट होंगे। पास वाले, ये देखो, ये पास वाले, ये होगा 4। 1 2 3 4, 4 हैं इसके पास। होने कितना चाहिए थे? 5। तो 5 माइनस 4 कितना का फॉर्मल चार्ज आया? 1 का। और यहाँ पे थर्ड वाले में कैसे काउंट करोगे? जो इसके पास वाले हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करा जाएगा। ये देखो, इसके पास वाले दोनों एटम्स, इलेक्ट्रॉन सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं इसके पास अगेन। तो 5 माइनस 6 -1। तो ये हो गया हमारा अजाइड आयन का तीनों नाइट्रोजन एटम्स में फॉर्मल चार्ज। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अजाइड आयन में सेंट्रल एटम पे फॉर्मल चार्ज बताओ, तो आप बता सकते हो सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम कौन सा? ये वाला है, बीच वाला एटम। इसके ऊपर कैसा चार्ज है? +1 का चार्ज है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आप सबके निकाल सकते हो। अब देखो, एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऐसे आप लर्न कर सकते हो। अभी आपको अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, पहले एवरेज फॉर्मल चार्ज देखो। पहले एवरेज फॉर्मल चार्ज के लिए क्या करोगे? अभी तो हमने फॉर्मल चार्ज निकाला था, अब हम एवरेज फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं? सबके इंडिविजुअल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, फिर क्या करते हैं? पूरी क्लास का एवरेज निकाल लेते हैं। वैसे हमने क्या करा? सबका इंडिविजुअल चार्ज को कैलकुलेट किया, फॉर्मल चार्ज को। अब हम क्या कर रहे हैं? उसका एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज फॉर्मल चार्ज। उसके लिए क्या करोगे? पहले तो स्ट्रक्चर बनाओगे। एग्जाम्पल लिया है CO3 2- का। किसका एग्जाम्पल लिया है? CO3 2- का, कार्बोनेट आयन। इसका एग्जाम्पल लिया है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? इसका स्ट्रक्चर तुम्हारे ऊपर वाले फॉर्मूले से नहीं बनेगा। कैसे बनाओगे? इसकी ट्रिक ये है कि जितने नेगेटिव हैं उतने सिंगल बॉन्ड लगा दो। जितने नेगेटिव हैं, ये देखो कितने नेगेटिव हैं? 2 नेगेटिव हैं। कितने नेगेटिव हैं? 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव के सिंगल बॉन्ड लगा दो। ये देखो 3 एटम है ओके, तो देखो सी के हमने 3 ओके एटम लगाए। कितने? 2 माइनस थे, माइनस चार्ज कितना था? 2 का था, तो हमने 2 सिंगल बॉन्ड लगा दिए। जितने नेगेटिव उतने सिंगल बॉन्ड, और एक क्या कर दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तीनों में तो सिंगल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो हमने क्या करा? दोनों में क्या कर, इस वाले ओ में क्या कर दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया।
और इस पे क्या लगा दिया, माइनस के चार्ज लगा दिए। देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। अब हमें एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालना है। हमें ये तो पता चल गया कि कितना चार्ज है, 2 माइनस का चार्ज है। ये देखो 2 माइनस का चार्ज है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। CO3 2 माइनस पे कितने का चार्ज है, 2 माइनस का। तो -2 एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, -2/3। ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि O के कितने एटम थे, 3 एटम थे। ऐसे ही तो निकालते हैं एवरेज, कि जितने टोटल मार्क्स आए अपॉन टोटल जितने भी बच्चे थे उनसे डिवाइड कर देंगे। तो यही तो हुआ। इनके कितना टोटल चार्ज था, -2 का था, अपॉन क्या कर दिया, जितने बच्चे थे, जितने O के एटम थे, अपॉन 3 कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा एवरेज फॉर्मल चार्ज निकल आया। अब मैं इसको यहीं पर आपको ये ट्रिक से O के लिए बता रही थी, सिर्फ O के लिए वैलिड है। मतलब जहां जहां भी ऑक्सीजन आएगी स्ट्रक्चर में, आप ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बिना निकाले बता सकते हो। आप ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बिना निकाले बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, तो अभी हमने जो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा, अब उसको हम ओजोन के लिए अप्लाई करके देखते हैं। ओजोन के जो है, हम सेंट्रल एटम पे क्या निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज। चलो निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे कि देखो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 और 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर सॉरी, 1 2 3 4 और 5। ये हमारा क्या हो गया, ये एक लोन पेयर है जो कि आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे आप निकालोगे, होने कितने चाहिए थे, 6 है, कितने, 1 2 3 4 5 हैं। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, 1 + 1 का चार्ज आएगा। अब ऐसे ही हम दूसरा निकाल के देख लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे देख लेते हैं हम इस वाले एटम पे, थर्ड एटम पे। अभी हमने सेकंड एटम पे चार्ज निकाला है। ये +1 का चार्ज किस पे आया है, सेकंड एटम पे आया है। अब हम थर्ड एटम पे निकालते हैं। थर्ड एटम पे देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो ऐसे आपका एक, यहाँ पे होगा 1 2, ये लोन पेयर है, 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 और 5। और अब हम ओजोन के थर्ड एटम पे जो है निकाल के देखते हैं कि इस वाले एटम पे, ये थर्ड एटम है, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। अभी हमने सेकंड वाले पे निकाल लिया है, +1 का चार्ज आया। थर्ड एटम पे देखते हैं कितने का चार्ज आता है। थर्ड एटम पे चार्ज देखते हैं। थर्ड एटम पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहले तो ये देखो 1 2, पहले तो लोन पेयर बना लो, लोन पेयर भी काउंट होगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 4 5 6 और ये वाला आपका है 7वां। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 होने कितने चाहिए, 6। 6 - 7 कितना आएगा, -1 आएगा। फर्स्ट एटम पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये है आपका फर्स्ट एटम, तो इस पे देख लेते हैं। पहले लोन पेयर बनाओ, 1 2 1, यहाँ पे देखो पहले बॉन्ड्स में देखो 1 2 3 4 5 और 6। ये होगा इसके पास 1 2 3 4 5 6। तो 6 है और होने कितने चाहिए, 6 ही होने चाहिए। तो कितने का फॉर्मल चार्ज होगा, 0 का। अब इसी की यहाँ पे ट्रिक बनाई थी मैंने कि देखो आपके डबल बॉन्ड O जब भी होगा, यहाँ पे कैसा था, डबल बॉन्ड O था, उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसा, 0। अब इसको याद कर लो, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड O आ जाए किसी भी स्ट्रक्चर में, उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसा होगा, 0 का होगा। सिंगल बॉन्ड आ जाए, फॉर्मल चार्ज कैसा होगा, -1 का होगा। देखो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था, तो थर्ड वाले एटम पे कैसा चार्ज था, -1 का चार्ज था। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इस वाले एग्जाम्पल में नहीं आया, और एग्जाम्पल्स में देखेंगे, जब भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कैसा होगा, +1 का चार्ज होगा। और जब भी डबल बॉन्ड इधर और सिंगल बॉन्ड इधर आ जाए तब भी कैसा होगा, +1 का चार्ज होगा। ये भी तो एक टाइप का ट्रिपल बॉन्ड ही है। देखो 2 बॉन्ड इस साइड है, 1 बॉन्ड इस साइड है, ये 2 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर आया था सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड इधर थे, 1 बॉन्ड इधर था, इसके ऊपर कैसा चार्ज था हमारा, +1 का चार्ज था। तो यहाँ पे कैसा है, +1 का। अब इसको याद कर लो, डायरेक्ट आप बता सकते हो। और ओजोन पे तो इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाट शुड आई टेल यू, बहुत क्वेश्चंस ओजोन पे आते हैं कि सेंट्रल एटम पे चार्ज बताओ, थर्ड एटम पे चार्ज बताओ। इनफैक्ट JEE23 का क्वेश्चन भी ओजोन पे ही था। तो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, एवरेज फॉर्मल चार्ज पढ़ रहे थे। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज में अभी हमने यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ओजोन पे निकालना तो देख लिया हमने। ओजोन पे तो आजकल इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओजोन पे। इनफैक्ट JEE23 का भी क्वेश्चन जो है ओजोन पे ही था कि लोन पेयर बताओ, उस पर कितने जो है उसका फॉर्मल चार्ज है, इस सब पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल आपका कैसा था, इंपॉर्टेंट था, नीट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अब NO3- का स्ट्रक्चर देखते हैं। NO3- जो है वो एक
एक्सेप्शन है। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने क्या लगाओगे, सिंगल बॉन्ड लगाओगे, पर इसमें एक एक्सेप्शन है। ये सिर्फ यही एग्जाम्पल है जो कि आपका एक एक्सेप्शन है, बाकी आपका सारे में ये आपका वैलिड होगा कि जितने नेगेटिव लगाओ उतना जो है सिंगल बॉन्ड लगाओ, जितने नेगेटिव होंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतने ज़्यादा सिंगल बॉन्ड होंगे। ये आपका सब में वैलिड है, पर NO3 माइनस इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे कितना माइनस है, एक माइनस है, पर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखो कितने हैं, 2 हैं। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रख लेना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। अब एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हम यहाँ पे। एवरेज फॉर्मल चार्ज देखो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड O पे कैसा चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। देखो देखो दोनों पे माइनस लगा दिया। डबल बॉन्ड O पे कैसा चार्ज होता है, 0 का चार्ज होता है। ऊपर बताया अभी, डबल बॉन्ड O पे कैसा चार्ज है, 0 का चार्ज है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखो एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, -2/3। अगेन -2 क्यों, क्योंकि 2 नेगेटिव आए, दोनों O पे 2 नेगेटिव है ना, और /3 क्यों, क्योंकि बच्चे कितने थे, O कितने थे, 3, तो हमने एवरेज कर लिया -2/3। ये हो गया हमारा एवरेज फॉर्मल चार्ज के बारे में। अब हम आते हैं, हमने अभी तक ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा, पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर सम कंपाउंड्स, दे आर नोन एज हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट। क्यों, हाइपरवैलेंट मतलब 8 से ज्यादा है, क्या है इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा है। अभी मैंने क्या कहा था कि कौशल और लुईस आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तुम स्टेबल होगे, तुम हैप्पी होगे। पर ये कहते हैं नहीं, मेरी इच्छाएं 8 से भी ज्यादा है, मुझे 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनके पास क्या होता है, सुपर ऑक्टेट फॉलो करते हैं। ये क्या है, ये सुपर ऑक्टेट है, मतलब 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल PCl5 एंड SF6, PCl5 एंड SF6। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, सुपर ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, सुपर ऑक्टेट का। क्यों, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा है। गिन लो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, मतलब 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऐसे ही SF6 में भी 8 से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, MCQ में पूछा जा सकता है कि हाइपरवैलेंट कौन है इनमें, सुपर ऑक्टेट किसका है इसमें, ऐसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम हाइपोवैलेंट पे। किस पे आते हैं, हाइपोवैलेंट पे। हाइपोवैलेंट क्या होता है, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 होते हैं, मतलब इनकी इच्छाएं 8 से भी कम है। कहते हैं नहीं भैया मुझे 8 नहीं चाहिए तब भी मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मेरे पास 8 नहीं है तब भी मैं स्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ। तो ये कौन है, LiCl, BeCl2, BCl3, BF3, BeI2। ऐसे BeI2 का स्ट्रक्चर बना के देख लो, Be और I कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहते हैं मेरे पास भले 8 नहीं है पर तब भी मैं स्टेबल हूँ, तब भी मैं खुश हूँ। ये खुश हैं अपने में, ठीक है। तो ये हो गए हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट की बात। अब हम आते हैं कोवेलेंसी पे। ये कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंसी ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स used by an atom for sharing is expressed as covalency। मतलब दो एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं वो उनकी क्या कहलाती है, कोवेलेंसी कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखा था हमने, ये क्या कर रहे थे, एटम्स को शेयर कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एटम क्या कर रहे थे, आपस में शेयर कर रहे थे। तो ये इनकी क्या है, कोवेलेंसी है। तो यहाँ पे हम कोवेलेंसी के बारे में देख लेते हैं। अब जो हमारा जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है, कौन सा होता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होता है उनके पास जो है डी ब्लॉक नहीं, सॉरी डी ऑर्बिटल नहीं होती। सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट। तो ये इनकी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इनकी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी होगी, तभी तो ये अपने आप को एक्सपैंड कर पाएंगे। इनकी जो है एस और पी पर ही इनकी कहानी खत्म हो जाती है, इनके पास आगे डी ऑर्बिटल नहीं है, एस और पी में ही इनकी कहानी खत्म हो जाती है। पूरे सेकंड पीरियड की जो है वो लिख के देख लेना, कॉन्फ़िगरेशन पूरे सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट के लिख लेना, LiBe BCNO FNE, किसी के पास भी डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो दे कैन नॉट हैव ग्रेटर देन 4 कोवेलेंसी बिकॉज दे लैक अ डी ऑर्बिटल। अगर आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि क्यों उनकी कोवेलेंसी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और नीट के पेपर में भी इसका MCQ टाइप आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट। फॉर एग्जांपल बी का एग्जांपल लिया है, बी मतलब
मतलब बोरॉन। तो उसका एग्जांपल लिया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p1, तो 1s2 2s2 2p1। अब हमने क्या करा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसको एक्साइट करा दिया। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या करा दिया, एक्साइटेशन करा दिया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, p में चला गया। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हमें कौन से इलेक्ट्रॉन लेने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, पेयर्ड वाले नहीं, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। अनपेयर्ड में 1 2 एंड 3, तो कितना कोवेलेंसी हो गई इसकी, 3 हो गई। ऐसे सबकी निकाल के देख सकते हो। कार्बन की निकालना तो 4 आएगी उसकी कोवेलेंसी, उसके एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे आप देखते हैं फॉर बियॉन्ड सेकंड पीरियड, अभी सेकंड पीरियड की बात कर ली, पर जो एलिमेंट सेकंड पीरियड के बाद में आते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड में आते हैं जो, उनकी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट प्लस इन द ऑल पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस का एग्जाम्पल लेते हैं, 15 एटॉमिक नंबर है इसका, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d 0। इसके d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर इसके पास d ऑर्बिटल है। इसके d ऑर्बिटल में भले इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, 0 इलेक्ट्रॉन है। अभी आगे वाले sp p के बाद क्या आता है, NaMgAl SiPsCl है ना, तो आगे Cl में आ जाएगा। हमने अब सेकंड पीरियड तक तो देख लिया है कि सेकंड पीरियड में क्या होती है, हमारी डी ऑर्बिटल लैक करती है। पर एलिमेंट्स बियॉन्ड सेकंड पीरियड, अब सेकंड पीरियड के बाद वाले एलिमेंट्स की देखते हैं। सेकंड पीरियड के बाद वाले एलिमेंट्स में क्या होता है, जो उनकी कोवेलेंसी है वो कैसे निकालोगे, कोवेलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट प्लस इन द एक्साइटेड स्टेट, ऑल पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स। क्यों ऑल पॉसिबल, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट हो सकते हैं ना किसी के भी। अब देखो फॉस्फोरस का मैंने एग्जांपल लिया, तो हमने फॉस्फोरस की क्या लिख ली, सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d 0। भले ही इसके d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, पर इसके पास d ऑर्बिटल है, इसकी d ऑर्बिटल खाली है, पर इसके पास है। सेकंड पीरियड के पास तो d ऑर्बिटल होती ही नहीं है, इसके पास एटलीस्ट है, भले ही उसमें अभी इलेक्ट्रॉन नहीं गए हैं। तो देखो यहाँ पे हमने 3s2 से बनाया है, यहाँ पे ये देखो 3s2 से मैंने जो है स्ट्रक्चर उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना स्टार्ट किया है। क्यों, क्योंकि देखो 1s2 2s2 2p6 तो तुम खुद ही बना लोगे ना, अब इसमें मैं बना के क्या दिखाऊं इसमें। तो 3s2 जो है अगर आपको बना के देखना है तो मैंने सब कुछ डिटेल में पीरियोडिक और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया। तो यहाँ पे देखो 3s2 में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 3p3 में क्या करा, 3p3 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भर दिए। ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट में आपकी जो d ऑर्बिटल थी, इसमें जो एक्साइटेड स्टेट आई, तो देखो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया और एक्साइट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया और क्या हो गया, एक्साइट होके d ऑर्बिटल में पहुंच गया। तो अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 4 और 5 हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी, 5 हो जाएगी। अब देखो एलिमेंट भी हैं, अब हम देखते हैं एलिमेंट्स बियॉन्ड थर्ड पीरियड कैन हैव कोवेलेंसी मोर देन 4 कॉज दे हैव अ डी ऑर्बिटल। बियॉन्ड थर्ड पीरियड में क्या हो सकता है, कोवेलेंसी मोर देन 4 हो सकती है। देखो यहाँ पे 5 आई अभी कोवेलेंसी, क्यों आई, क्योंकि फास्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड या फिर बियॉन्ड थर्ड पीरियड कोवेलेंसी जो है ग्रेटर देन 4 हो सकती है। क्यों, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सेकंड पीरियड के पास नहीं हो सकती। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन है, आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है, स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकता है, और आपके नीट के पेपर में भी आ ही सकता है। तो देखो why NCl5 does not exist but PCl5 exist, क्योंकि n देखो n इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट, n अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो इसके पास 5 कोवेलेंसी कैसे होगी, n 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ऐसे n कभी बना ही नहीं पाएगा। ये देखो n ऐसे नहीं बना सकता, कभी n नहीं बना सकता 5 बॉन्ड, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। PCl5 एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये 5 बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि P इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, इट हैज अ d ऑर्बिटल। सिंपल सा आंसर है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, लैक डी ऑर्बिटल। स्टार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि नॉर्मल कोवेलेंसी बी क्या है, बोरॉन। बोरॉन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट। अभी मैंने कहा सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती, कोवेलेंसी मोर देन 4 नहीं होती। पर जो नॉर्मल कोवेलेंसी बी की होती है वो तो 3 होती है, मतलब 3 मतलब 4 से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करता है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेता है। क्या बना लेता है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जब अभी बताया था एक एटम जो है दूसरे को अपने पूरे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, कहता है लो भैया, वो शेयर नहीं करता, वो पूरे दे देता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, शेयरिंग हुई थी, यहाँ पे हमारी क्या हुई थी, यहाँ पे शेयर करे थे इन दोनों ने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या करता है, वो दे देता है कि तुम भी क्या याद रखोगे, ले लो भाई। तो देखो BF4 माइनस अगर सुना हो, ये एग्जिस्ट करता है। BOH4 माइनस ये भी एग्जिस्ट करता है। BF3.NH3 ये भी एग्जिस्ट करता है। कैसे ऐसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि BF4 देखो ऐसे बना लेता है, ये BF4 ये वाला आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, BF4 माइनस BOH4 माइनस, ये क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से संभव है, नहीं तो B के पास तो d ऑर्बिटल होती नहीं है, तो वो नहीं बना सकता। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अब देखो तीनों टाइप के बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बार बता दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, वन एटम डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम, तुम भी क्या याद रखोगे, रख लो। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेट, सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे जो क्या होता है, किसी की अगर खाली d ऑर्बिटल है तो उसमें एक एटम अपना जो है क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है उसकी खाली d ऑर्बिटल में, तो उसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अनइक्वल शेयरिंग होती है और कैसी होती है, बैक बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है। स्पीशीज विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन कौन सी स्पीशीज है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन कौन सी है, इनको याद रख लो थोड़ा सा। N2O, ओजोन का तो अभी मैंने ऊपर दिखाया था। N2O का ये देखो स्ट्रक्चर, N ट्रिपल बॉन्ड N और O के साथ क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। NO3 माइनस अभी ऊपर स्ट्रक्चर दिखाया था, इसको भी याद रख लो। NO2 माइनस में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। NH4 प्लस आयन में भी, अमोनियम आयन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखो 3 H है और एक क्या है, H है, तो प्लस, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। PH4 प्लस में भी ऐसे सेम तरीके से क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। BF4 माइनस में भी अभी बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। H3O प्लस में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये कौन सा आयन है आपका, हाइड्रोनियम आयन है ना। फिर आपका HNO3 में भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना। देखो N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है और एक क्या है आपका OH है। फिर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। अब हम आते हैं आयनिक बॉन्ड पे। इसमें क्या होता है, बोथ द एटम्स म्यूचुअली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर। देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, शेयरिंग होती थी। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, क्या करते हैं, ये म्यूचुअली डोनेट करते हैं। मान लो एक पेन तुमने जो है किसी को दिया और दूसरे ने तुमको एक पेन दिया, तो क्या हुआ, तुमने डोनेट करा, अपना पेन दूसरे को दिया, दूसरे ने तुम्हें अपना पेन दिया। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, कोवेलेंट बॉन्ड में वो लोग देते नहीं थे, वो लोग शेयर करते थे। एक ही पेन है, उसको आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या करते थे, वो कहते थे तुम भी क्या याद रखोगे भैया, ले लो, तुम क्या याद रखोगे, तुम ले लो मेरे से, ठीक है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या करते हैं कि अगर तुमने मेरे से लिया है तो तुम्हें मुझे देना भी पड़ेगा, अगर तुमने मेरे से एक पेन लिया है तो एक दो भी मुझे। तो क्या करते हैं, म्यूचुअली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, दे म्यूचुअली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर। शेयर नहीं है, डोनेट है, पर म्यूचुअल डोनेशन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल डोनेशन होता है, सिर्फ एक देता है और एक लेता है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों देते हैं एक दूसरे को। ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, एक क्वेश्चन है कि ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ऐसा कौन सा आपका कंपाउंड है जिसमें सारे टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन कौन से, कोवेलेंट भी प्रेजेंट है इसमें, आयनिक भी प्रेजेंट है और कौन सा, कोऑर्डिनेट भी प्रेजेंट है। ऐसा कौन सा है आपका, NH4Cl, इसमें क्या है आपके सारे टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ये देखो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये देखो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि NH4Cl NH4 प्लस और Cl माइनस में टूट सकता है, तो ये क्या है, आयनिक है, दोनों आयंस में टूट रहा है, आयनिक बॉन्ड है। हाउ टू चेक द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम ये बताओ, दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर तुम्हें दिए हों एक ही कंपाउंड के, तो तुम ये कैसे बताओगे ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। जैसे कैसे आपको आप कैसे ये पहचानोगे, पहले तो ये देखोगे कि उसमें मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज और लीस्ट फॉर्मल चार्ज होने चाहिए, सॉरी नो फॉर्मल चार्ज, या तो कोई फॉर्मल चार्ज ना हो या लीस्ट फॉर्मल चार्ज हो। खुद ही सोचो, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगा मतलब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा है। चार्ज मतलब क्या होता है, एक कर्जा होता है, तुमने किसी से या तो इलेक्ट्रॉन लिया है या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया, तुम्हारे पास क्या है, कर्जा है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो या तो बिल्कुल ना हो या फिर सबसे कम हो, ठीक है। इफ बोथ हैव चार्ज, अगर मान लो तुम्हें दो कंपाउंड्स दिए गए हैं, है ना, और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं किसी के भी, तो और अगर दोनों पे चार्ज है ना, दोनों पे चार्ज है, तो तुम ये देखोगे किसके पास कम चार्ज है, तो उसको जो है ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। जिसके पास कम चार्ज होगा, चार्ज कम, स्टेबिलिटी
ज़्यादा। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगी, परेशान मत हो, ठीक है। बोथ हैव, इफ बोथ हैव चार्ज देन पॉजिटिव चार्ज ऑन लीना। अब ये लीना और मीना क्या है? लीना और मीना दो दोस्त हैं भैया। ये लीना कौन है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीना कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन लीना है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? वो नेगेटिव कैरेक्टर को क्या करती है? आपका जन्म देती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता तो आपको पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देखना चाहिए। अगर लीना है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और जो मीना है, मीना के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो चाहती है मुझे और नेगेटिविटी दो। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मीना चाहती है मुझे और नेगेटिविटी दो, मुझे और माइनस दो। और लीना क्या चाहती? भैया मेरे पास नेगेटिविटी नहीं है, मैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तो मेरे को प्लीज माइनस चार्ज मत दो। तो लीना पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज मीना पे होगा। मीना वही तो चाहती थी मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दो, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये चाहती है मुझे और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो, तुमने तो इसको प्लस दे दिया है, तो क्या होगी? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज ऑन लीना, लीना क्या है आपका? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये चाहती है मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना दो भैया, मेरे पास मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिविटी चाहिए है। इसको तुमने क्या दिया है? नेगेटिव दे दिया है, तो क्या होगी? अगेन स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और नेगेटिव चार्ज ऑन मीना है, अगर मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये चाहती है मुझे नेगेटिविटी दो, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी। लाइक चार्जेस हम जानते हैं प्लस प्लस अगर साथ में होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। पर अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, मतलब प्लस और माइनस होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और रिपेल करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। अनलाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने बनाए हैं आपके HNO3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है ये? HNO3 के ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। HNO3 का भी मैंने बताया था स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो देखो ये स्ट्रक्चर बताया था मैंने HNO3 का, ऐसे बताया था, N डबल बॉन्ड हो और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये था HNO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं इनकी स्टेबिलिटीज। हमने जो जो रूल्स पढ़े बस उन्हीं को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो देखो सबसे कम चार्ज वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। पहला कौन सा हमारी कंडीशन थी? कि सबसे कम चार्ज होना चाहिए और मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए। सबसे कम चार्ज होना चाहिए और मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे कम चार्ज किस पे है? सबसे कम चार्ज देखो इन दोनों पे तो चार्ज है तो इनको तो लेंगे नहीं, इस पे है और इस पे है। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करोगे? दोनों पे ही चार्ज नहीं है। मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड किस में है? इसमें है। यहाँ पे तो देखो दो डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही ट्रीट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कभी कभी कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही ट्रीट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या है? हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन स्टेबल होगा? अब देखो हमारा उसके बाद कौन सा स्टेबल होगा? फिर आता है हमारा सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला? क्योंकि देखो इसके ऊपर प्लस है, इसके पास माइनस है। अभी मैंने बताया प्लस माइनस आपस में होंगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस साथ साथ है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो सेकंड वाला आएगा। उसके बाद कौन आएगा? थर्ड वाला आएगा। क्यों? अगेन प्लस माइनस साथ साथ है। प्लस माइनस क्या है? साथ साथ है। पर इसमें एक ड्रॉबैक है। हाँ, तुम कहोगे कि आपने ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा? दोनों दोनों के पास जो है प्लस माइनस पास पास थे। इस पे देखो अगर ज्यादा चार्ज है, देखो कितने सारे सारे एटम्स पे कितना सारा चार्ज है, इसके पास सिर्फ दो एटम्स पे चार्ज है। तो लीस्ट चार्ज इज मोर स्टेबल, मोर चार्ज इज लेस स्टेबल। एक और रीजन है, यहाँ पे देखो प्लस प्लस पास पास है, यहाँ पे माइनस माइनस पास पास है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल भी तो करेंगे। भले ही इस प्लस और इस माइनस में अट्रैक्शन होगा, पर इस माइनस और इस माइनस और इस प्लस में रिपल्शन भी तो होगा। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये बात हो गई हमारी। अब देखते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्यों लीस्ट स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि देखो वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ही गलत बनाया। मैंने ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था क्या? ऊपर नहीं पढ़ाया था मैंने ये स्ट्रक्चर, मैंने तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ाया था HNO3 का। तो ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। लीस्ट जो है स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले की होगी। ये आपका बात हो गई क्लियर।
अब आते हैं लैटिस एनर्जी पे। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होती है? डिफाइन होती है। लैटिस एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइंड होती है। तो देखो और किसके लिए? 1 मोल के लिए डिफाइंड होती है। 1 मोल आयनिक सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल गैस, सो दिस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। 1 मोल के लिए डिफाइंड है, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के लिए। चार्ज ज्यादा, तो अब देखो लैटिस एनर्जी की 2 कंडीशन है, पहली और दूसरी। चार्ज ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो ये हमारी क्या है? पहली कंडीशन है। साइज ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम, ये हमारी क्या है? दूसरी कंडीशन। पहले जो है पहली वाली कंडीशन को चेक करोगे, फिर दूसरी वाली कंडीशन को चेक करोगे। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई मतलब पहली कंडीशन में टाई हो गया, दोनों पे इक्वल चार्ज आ गया, तो क्या हो करोगे? वो टाई हो गई तो सेकंड वाली कंडीशन पे मूव करोगे। पहले चार्ज चेक करोगे, फिर साइज चेक करोगे। फिर से बोल रही हूँ, पहले चार्ज चेक करना, बाद में साइज चेक करना। अगर पहले साइज चेक कर लोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है? चार्ज चेक करना है। साइज कब चेक करोगे? जब चार्ज सेम हो जाएगा तभी साइज चेक करोगे, नहीं तो साइज चेक नहीं करोगे। एग्जाम्पल Mg2O और Na2O। Mg पे कितना चार्ज है? 2+ का। O पे कितना है? 2- का। Na2 पे कितना है? +1 का। Na पे कितना चार्ज होता है? प्लस का ही तो चार्ज होता है। यहाँ पे Na के 2 एटम है, तो तुम सोच रहे होगे यहाँ पे मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, पर मैं तो अभी एक एटम पे चार्ज देख रही हूँ ना, तो Na पे तो एक ही चार्ज होगा, +1। O पे कितना चार्ज होगा? 2- का होगा। तो ये बताओ अब चार्ज जो है किस पे ज्यादा है? इस पे ज्यादा है, क्योंकि Na के पास यहाँ पे +1 है, Mg के पास +2 है, तो चार्ज इसका ज्यादा, तो लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा। ठीक है, NaF और NaCl में देखते हैं। Na के पास +1, Na के पास +1, F के पास -1, Cl के पास -1। चार्ज टाई हो गया, दोनों के पास सेम चार्ज है। अब साइज को चेक करेंगे, पहले साइज को मैंने चेक नहीं करा, अब साइज को चेक करो। F जो है क्या होता है? छोटा होता है, और आपका Cl कैसा होता है? बड़ा होता है। पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा? साइज बढ़ता जाएगा। तो Cl का साइज बड़ा है, F का साइज कैसा है? छोटा है। तो जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उतने ज़्यादा लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना? ऑपोजिट रिलेशन है, चार्ज ज़्यादा लैटिस एनर्जी ज़्यादा, साइज ज़्यादा लैटिस एनर्जी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो NaF की ज़्यादा हो जाएगी NaCl से। लैटिस एनर्जी वाटर सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिपेंड करती है? लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सॉल्युबिलिटी। तो अब मुझे ये बताओ कि NaF और NaCl में कौन ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा? कौन ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा, मैंने पूछा है। तो ये बताओ कि लैटिस एनर्जी किसकी कम है? NaCl की लैटिस एनर्जी कम है, तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो NaCl मोर सॉल्युबल देन NaF। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सॉल्युबिलिटी। अगर मैं पूछूं कि स्टेबिलिटी कौन होगा, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? NaF होगा कि NaCl होगा? तो तुम आंसर दोगे NaF ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सॉल्युबिलिटी एंड लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस की बात है। AgCl, AgBr, AgI और CuCl, ये जो चार है हमारे, जितने भी Ag के कंपाउंड्स होते हैं, हमेशा याद रखना, सिल्वर के जितने कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनके पास कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज़्यादा है, और हम जानते हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये बात मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाई है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? सॉल्युबल नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे हमारा नमक है, नमक क्या है? NaCl। NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, वो ज़्यादा पानी में सॉल्युबल होता है। नमक इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना? नमक को तो आप पानी में घोल सकते हो, है ना? तो Ag वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो AgCl, AgBr, AgI, CuCl, इनके पास लैटिस एनर्जी कम है ना? लैटिस एनर्जी हमारी वाटर सॉल्युबिलिटी की कैसे थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो इनके पास लैटिस एनर्जी कम तो है, पर तब भी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास कैसा है? कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है स्कूल के पेपर में भी और आपके नीट के पेपर में भी। ठीक है, MgSO4, CuSO4, FeSO4 हैव हाई लैटिस एनर्जी, मतलब इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। MgSO4, CuSO4 और FeSO4 की लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पर अब हमने क्या पढ़ा? वाटर सॉल्युबिलिटी की कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर किसी की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर ये तब भी सॉल्युबल है। FeSO4, CuSO4, MgSO4 सॉल्युबल है पानी में। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि इनका जो चार्ज टू साइज रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनके ऊपर जो चार्ज होता है और इनका जो साइज होता है, उन दोनों का रेशियो अगर ले तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं? पानी को अपने पास बुलाते हैं कि यार पानी मेरे पास आ जाओ, भले ही मेरी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है पर तब भी मैं तुम में सॉल्युबल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास चार्ज टू साइज रेशियो बहुत हाई है। तो ये अपने पानी को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और उसमें क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं।
तो ये हो गया हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके और एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, सारी थ्योरी की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे आपके इन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ प्लीज़ like the hit the like button and do click on the subscribe button if you haven't done till now, and don't forget to press the bell icon. Thank you.